नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पैट 2023 के लिए जो हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे थे वो अभी तक प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहे थे। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ टॉपिक वाइज भी हम आपको ऑलरेडी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न आ चुके हैं वो भी करा चुके हैं, परंतु अब हम आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम घटना चक्र से ये क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करें। एक नई सीरीज है आपके लिए जिसमें टॉपिक वाइज, जैसे इतिहास यहाँ पर हमने आज पहला टॉपिक उठाया है और इतिहास में इतनी सारी चीजें आपकी जो है वो आनी है और ये पूरा पोर्शन भारतीय इतिहास आपका 5 नंबर का टोटल जो है वो आएगा। तो इस 5 नंबर के पोर्शन के आधार पर यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर जो टोटल प्रश्न है वो लगभग 55 प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर छाटबीन के अच्छे अच्छे ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा? आंसर की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के अगर अवशेषों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है स्थित है और लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं हैं, यहाँ पर स्नानागार होते थे और पानी के लिए यहाँ पर नालियों की व्यवस्था भी जो है वो होती थी। बहुत से घर थे जिसमें शौचालय भी यहाँ पर बने हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर अज्ञात थी। कोई भी लिपि जो है वो यहाँ पर नहीं थी। और अगर हम देखें सिंधु लिपि में तो लगभग 64 मूल चिन्ह थे और 250 से लगभग 400 तक अक्षर थे जो कि सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर जो है वो आपको देखने के मिलते थे। लिपि किस प्रकार की थी? तो चित्रात्मक लिपि थी और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए आंसर यहाँ पर अज्ञात जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो क्या है? तो ये क्वेश्चन आसान सा है, सभी को पता है, मृतकों का टीला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका सिंधी भाषा में आपका अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने जो है वो की थी और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो जो क्वेश्चन बनता है वो पूछ लिया जाता है कि किसने खोज की थी 1922 में? राखल दास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार या सस्तंभ हॉल, सस्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान? आंसर की बात करते हैं तो अन्नागार आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े भवन के रूप में जो है वो आपका जाना जाता था। अब इसके बारे में अगर बात करें तो 45.72 मीटर लंबाई है इसकी अन्नागार की और 22.26 मीटर इसकी चौड़ाई थी और जहाँ जो कि आप कहेंगे वहां का सबसे बड़ा भवन के रूप में जाना जाता था। मोहनजोदड़ो के जो विशाल स्नानागार हैं उनकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर थी और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो आपको 7.01 मीटर देखने को मिलती है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये भी आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन इनमें से जो है वो क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? आंसर यहाँ पर दूध और इसके उत्पाद, ये वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन के रूप में जाना जाता था। वैदिक आर्यों के भोजन में आपको दूध, घी, दही, इन सब का मेन महत्व देखने को जो है वो मिलता था। और ऋग्वेद में अगर हम कहें तो दूध जो है उसमें जौ डाल करके क्षीर कहते हैं खीर को, तो क्षीर पकोदन और दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख जो है वो आपको देखने को मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर नमक, तरप नामक भोज्य पदार्थ तो जो है आपका तैयार किया जाता था और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं था, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा वैदिक आर्यों का भोजन दूध और उसके उत्पाद। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा अन्न भोज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से जो है आपका था? जौ, जई, राई या गेहूं? कौन सा सही होगा? इसके वन लाइनर भी हैं, हम अभी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इतिहास का जितना पोर्शन है उसका वन लाइनर के रूप में पूरा कोर्स भी हम आपको करा दें या नहीं, वो भी कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर जौ सही हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में जो होने वाला था अन्न वो आपका जौ था
और मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ या यव कह सकते हैं इसके प्रयोग के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। अगला है वैदिक लोगों के द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। आंसर क्या कहेंगे आप? तांबा जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी पाएंगे बुक में नीचे पेट अध्ययन सामग्री लिखा हुआ है। तो ये जो आपको हम करा रहे हैं क्वेश्चन कोई इधर उधर की बुक से नहीं है, पेट की ही बुक से है। इस बात को आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी आंसर यहाँ पर वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज किया गया है। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख देखने को मिलता है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक जो आर्य हैं लोहे से परिचित नहीं थे, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तांबा। अगला कह रहा है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो ज्ञान आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद आएगा इसके साथ में। इस तरीके से यहाँ पर नाम दिए गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं आता, आपको ध्यान रखना है वेद त्रयी में। तो ये आपके तीनों आते हैं, इन्हीं को ही वेद त्रयी कहते हैं या त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान किनके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुम्मनदेही स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष या बौद्ध मठ। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर अशोक मौर्य का रुम्मनदेही स्तंभ आपका सही होगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुम्मनदेही स्तंभ। अशोक के जो रुम्मनदेही स्तंभ है लघुलेख, इससे आप कहेंगे स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में जो है वो गए थे। उसने वहां पर पत्थर की दीवार बनवाई थी और शिला स्तंभ भी जो है खड़ा किया था। और भगवान बुद्ध जी का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम को जो भूमि कर है वो घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? तो ज्ञात्रक है, मौर्य है, शाक्य है, कुरु है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शाक्य वंश। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन? तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध। और कौन से वंश से संबंधित? तो शाक्य वंश से संबंधित। जन्म इनका कहाँ? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुद्धोधन के घर में जो है वो हुआ था। पूछा जाता है ना इनके पिता माता, ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला बौद्ध परिषद ये कहां पर आयोजित किया गया था? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। आप देखेंगे कि जो पेट के एग्जाम है उसमें या तो बौद्ध संगीति या तो जैन संगीति, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये चारों बौद्ध संगीतियां और 2 आपकी जैन संगीतियां वो जरूर रटी होनी चाहिए। साथ ही वीडियो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न आपसे पूछा गया कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर यहाँ पर आपका राजगृह जो है वो सही हो जाएगा। आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अब पहली बौद्ध परिषद का आयोजन को लेकर के बात करेंगे तो मगध साम्राज्य जो अजातशत्रु था उसके समय में आपका हुई। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि कौन सम्राट था, तो नाम याद रखिए अजातशत्रु। उसके बाद अगर बात करते हैं कहां पर, तो राजगृह में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और ये जो बौद्ध आपका परिषद था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दोनों चीजों में अंतर है। देखिए एक जो सम्राट उस समय के कौन थे? तो अजातशत्रु थे, पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और ट्रिक आपको पता है आजा राजा महाराजा करके है। तो आजा से क्या हो जाता है? अजातशत्रु हो जाता है जो कि यहाँ पर सम्राट थे। राजा से क्या हो जाता है? राजगृह हो जाता है। और महाराजा से क्या हो जाता है? महाकश्यप हो जाता है। इस तरीके से आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो आपको पता है महावीर स्वामी जी हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ को माना जाता है। इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ में मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी को माना जाता है। और बी वाला ऑप्शन महावीर स्वामी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर ही बताया कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव आपका ऑप्शन सही होगा। पर नाम देखेंगे तो ऋषभनाथ लिखा हुआ था, यही इनका नाम ऋषभ देव ही हर जगह देखने को मिलता है। बाकी इन्होंने एक अन्य नाम के तौर पर लिख दिया है। तो नाम जो मेन है वो ऋषभ देव ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी में। पूरा नाम है पावापुरी, जिसको पावा भी कहते हैं। वर्धमान महावीर ने मल्ल जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी पावापुरी, इसमें परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में आपका जो है वो पड़ता है, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं, अंग कहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो अंग आपका आंसर सही होगा। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र आते हैं और अनुयोग सूत्र भी आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक जो है वो आपका कहा जाता है। अगला है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कौन सी घटना से आपका आया था? तो आप सभी को पता है कि अशोक के टाइम में जो कलिंग युद्ध हुआ था, असली प्रभाव इसका पड़ा था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था और अशोक द्वारा भेरी घोष की जो नीति है उसको त्याग करके धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। इनमें से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है? तो मौर्य राजा अशोक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी जी हैं। तो मौर्य राजा अशोक आपका सही हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। ये आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक आपको कठिन नहीं देखने को मिला होगा। अगर यहाँ पर आपको अब नहीं प्रश्न आ रहे हैं तो फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन कठिन नहीं आया है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी आदि की उपाधियों से जो है वो संबोधित किया गया है। इसके अलावा मास्की, ये सब अभिलेख हैं, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम, ये जो लेख हैं इनमें उसका नाम अशोक ही आपको देखने को मिलता है। और पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा जाता है, पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हट के आया है कि कलिंग युद्ध के बाद इनमें से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? रॉक एडिक्ट करके हैं 2, 4, 6 और आपका 8 करके। आंसर यहाँ पर रॉक एडिक्ट 8 आपका सही होगा। 13वें शिलालेख का से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य जो है मिलते हैं। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में ये घटना हुई थी। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था, हुआ कब था? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो 261 ईसा पूर्व में इस शिलालेख में, यानी 13वें शिलालेख में, उसने कलिंग युद्ध से हुई जो पीड़ा थी उस पर दुख और पश्चाताप जो है वो व्यक्त किया था और युद्ध त्याग की घोषणा जो है वो कर दी थी। तो डी आंसर सही हो जाएगा। रॉक एडिक्ट आपका 13 करके है, 10, 11, 12, 13, तो 13 करके है। रॉक एडिक्ट 13 करके। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में है? तो एक ना एक लिपि से क्वेश्चन आता है। आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेखों में अगर बात करें तो सहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख आपके जो हैं ये दोनों देखने को मिलते हैं खरोष्ठी लिपि में। सहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख आपको खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तक्षशिला और लगमान जो अभिलेख हैं वो आपको आर्मेइक लिपि में देखने को जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा सरेकुना अभिलेख अरमेइक और ग्रीक लिपि में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सभी अभिलेख जो हैं लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ये सभी के सभी आपके ब्राह्मी लिपि में है। तो एक ही क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन लिखी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेख आपसे पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि के साथ जाएंगे, क्योंकि सभी शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं, सब ब्राह्मी लिपि में। पर कुछ और हैं अशोक के अभिलेख जिसमें सहबाजगढ़ी और मानसेरा अगर कहेंगे तो खरोष्ठी में, तक्षशिला और लगमान जो है अरामेइक में, सरकेनो अभिलेख अरामाइक और ग्रीक लिपि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ये क्वेश्चन आपसे पेट में भी पूछा जा चुका है और यहाँ पर तो सन लिखा है आपसे, हालांकि सन नहीं पूछा गया था। तो हैरी स्मिथ, जॉन टावर, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप आपका सही होगा। जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के जो शिलालेख हैं इनको जो है वो पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 में टीफेन थेलर नामक एक महोदय थे, इनके द्वारा खोजा गया कि अभिलेख जो है वो
दिल्ली मेरठ अभिलेख था। और प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का भी प्रयास किया है। कुल मिलाकर के आपको नाम जेम्स प्रिंसेप का याद रखना है कि जब भी बनता है क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कब और किसने इसका अर्थ स्पष्ट किया, तो उसमें जेम्स प्रिंसेप का नाम देखने को मिलता है। अगला कह रहे हैं किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर अशोक सही हो जाएगा। शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला है कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त, सातवाहन, मौर्य या कुषाण? तो आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश। मेहरौली का जो लौह स्तंभ था वो गुप्त शासक किसने तैयार किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने तैयार किया था। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्तंभ जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नामक जो शासक है उसकी विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान को लेकर के प्रमाण है या कह सकते हैं दर्शाता है। तो बस एक नाम और याद रख सकते हैं, चंद्र नामक जो शासक है इसकी विजयों का उल्लेख है। ये आपका पॉइंट एक याद रखने वाला है। बाकी आंसर हो जाएगा गुप्त जंग रहित लौह स्तंभ। अगला कह रहा है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो इनमें से कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? आंसर की बात करते हैं तो आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय सही हो जाएगा। विक्रमादित्य भी कहते हैं और विक्रमांक भी जो है वो कहते हैं। और इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इनका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में आपको पता है कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिशेण इनमें से राजाओं में से किसका राजकवि था? आपसे जो भी साम्राज्य है उसमें किसी न किसी राजा में कोई ना कोई आपका या तो चीनी यात्री हो गया या कोई दरबारी कवि हो गया, इनसे क्वेश्चन जरूर आपके पेट में आते हैं। आप पिछले 2 साल के उठा करके देख लीजिए, एक नए क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रटने वाला है, याद रखने वाला है और इंपॉर्टेंट तो है ही है। समुद्रगुप्त सही होगा। हरिशेण निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। हरिशेण के बारे में अगर बात करें तो इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो आपका की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी और कविराज भी जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंट उपाधि है वो है भारत का नेपोलियन। ये अपने अधिकतर जगह पढ़ा होगा। अगला है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को? कौन सा सही होगा? कोशिश ये कीजिएगा कि खुद को चेक भी करते रहिए कि आप टोटल कितने प्रश्न गलत कर रहे हैं। टोटल जो हमारे क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। 26 पर पहुंच गए। 25 दूना 50, मतलब थोड़े आधे लगभग हो गए हमारे। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आंसर यहाँ पर समुद्रगुप्त आपका सही होगा। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में ही इसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न जो है वो बताया गया है। समुद्रगुप्त जो है उनकी माता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी जो है वो था। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऊपर ही भी मैंने बताया यही एक नाम है जो फेमस है इनका। और प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन इन्होंने एक्सप्लेनेशन में अच्छा दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने या शशांक ने? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय आपका सही हो जाएगा। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे जो है वो हराया था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश से संबंधित? चालुक्य वंश से। अगला है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक या आरंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी? हाँ, राजधानी से भी एक नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा? प्रारंभिक राजधानी मथुरा नहीं थी, थानेश्वर थी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक जो है वो बना था। इनसे पहले कौन था? राज्यवर्धन था।
बाद में इसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दिया था। तो राजधानी एक्चुअल में कहाँ से कहाँ गई थी, इस बात को जरूर ध्यान रखना है आपको। कि राजधानी आपकी पहले थानेश्वर थी, उसके बाद कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो आंसर हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर जाएंगे। अगर अंतिम पूछ ले या किस में ट्रांसफर किया वो पूछ ले तो कन्नौज के साथ जाएंगे। अगला है, इनमें से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि जो है वो ली थी? मिहिर भोज, वत्सराज, राम भोज या नागभट्ट द्वितीय? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर मिहिर भोज आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। प्रभास की उपाधि जो है वो मिहिर भोज को जो है वो मिली थी। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन था? मिहिर भोज प्रथम। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी थे। उसने आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। बस ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन? तो मिहिर भोज। और किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार जो है वो बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 14वीं या फिर 11वीं? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर 13वीं शताब्दी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दिल्ली का कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में बना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1206 से 1210 और इल्तुतमिश का समय 1211 से 1236 इसके कार्यकाल में पूरा हुआ था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार जो है वो रखा गया था। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि किनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। बाद में निर्माण वर्ष के अनुसार 13वीं शताब्दी में बनवाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल बनवाई गई थी। इस बात को याद रखें। ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करा चुके हैं हम आपको कि इल्तुतमिश में ऑप्शन में दिया था और फिरोज शाह तुगलक भी। तो चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कंप्लीट किसने कराया था, तो फिर इल्तुतमिश का नाम देखने को मिलता है। सिर्फ मंजिल करके पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के साथ जाएंगे और स्टार्ट किसने कराया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जाएंगे। अगला देखते हैं। वे दो वंशज इनमें से कौन थे जिन्होंने खिलजी जो शासक हैं उनसे तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम और लोधी थे, सैयद और लोधी थे, गुलाम और तुगलक या तुगलक और लोधी? तो खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में। तो आपको ट्रिक पता है, गुड़ खाओ तसला में करके है। तो गा से गुलाम वंश और खा से खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश से पहले कौन सा था? गुलाम था। इनमें से कोई होगा। गुड़ खाओ फिर उसके बाद तसला था से आपका तुगलक वंश होगा, यानी कि गुलाम वंश और तुगलक वंश। यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो बस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। बाकी समय यहाँ पर देखेंगे तो खिलजी शासकों का समय 1290 से 1320 तक था। इससे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था और खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1412 तक शासन था। तो ये आपको याद रहना है। अगला है बाजार विनियमन प्रणाली। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको जरूर आपको याद रखना है। तो आपको बताना है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ जो है आपकी कब की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लाइक जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही एक छोटा सा लक्ष्य रखा है। बिहार शिक्षक भर्ती में भी आपने देखा होगा कि 500 लाइक का हम एक छोटा सा लक्ष्य रखते हैं। जैसे ये कंप्लीट होते हैं पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। सेम इसमें भी है एक छोटा सा लक्ष्य है 500 लाइक का। जैसे ये कंप्लीट होगा, ये जो पीडीएफ आप यहाँ देख रहे हैं रिवाइज करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी जो है वो करता था। अगला, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने जो है वो प्रारंभ की थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं? चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है वो इसको स्टार्ट जो है वो कराया था। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, दौलत खान लोधी या सिकंदर लोधी? अच्छा, ऐसा है इसमें लोधी वंश में नाम एक ही जैसे लगते हैं। अगर एग्जाम में आता है कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, इब्राहिम लोधी का नाम देखने को मिलता है जब अकबर के साथ, अकबर नहीं बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था, जिसमें पानीपत का युद्ध हुआ था, यानी इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम था। तो ये तो नहीं होगा। दौलत खान लोधी का उतना नाम ही नहीं देखने को मिलता है। बहलोल लोधी सही होगा।
जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। तो सी आंसर सही होगा। समय 1451 से 1489 तक था। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को इसने अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था, क्योंकि लोधी वंश से पहले सैयद वंश था। भारत में पहला मुगल शासक इनमें से कौन था? अभी मैंने बताया कि सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था। इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और 1526 में आपका पहला बाबर का युद्ध देखने को मिलता है, जो कि पानीपत का युद्ध था। और इसी में ही बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की थी वो तुर्की नस्ल का चगताई वंश जो है वो था, और परंतु आमतौर पर इसे मुगल जो है वो जाना जाता था। भाषा भी चगताई तुर्की करके देखने को मिलती है। भारत का पहला मुगल बादशाह कौन? ये तो सेम क्वेश्चन बाबर करके आ गया है। तो यहाँ पर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को जो है वो हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ये पानीपत का युद्ध पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 21 अप्रैल 1526। ट्रिक आपको पता है, पानी पीकर खाना खाकर, खाना से खानवा का युद्ध, चंदेरी चली यानी चंदेरी का युद्ध, और घाघरा पहन का घाघरा का युद्ध। ऐसे 15, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके 4 युद्ध हैं। चारों का क्रम याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? बाबर और लोधी साम्राज्य, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, या अकबर और मेवाड़ के राणा? तो आंसर यहाँ पर अकबर और हेमू सही हो जाएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अकबर बैरम खां जो है और हेमू के बीच जो है वो लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ, और ये बैरम खां ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अकबर का संरक्षक था। हेमू पराजित हो गया था इसमें और पकड़ा गया था, और बैरम खान ने उसका सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जीता कौन था इसमें? अकबर जीता था। वहां पर भी आप देखेंगे जो बाबर के युद्ध मैंने बताया, चारों बाबर ही जीता था। अगला है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको एकदम याद रखिएगा। महाभारत के अलग अलग भागों का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, इस नाम से था। और नकीब खां फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से इसको किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, फारसी में अनुवाद और किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला देखते हैं, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो नाम 4 हैं, कुलवंत बहादुर, या रामतनु पांडे, या मार्कंडेय पांडे। आंसर हो जाएगा आपका रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध था हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से। इनके पिता का नाम था मुकुंद पांडे। इनका गांव जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, और तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीन ए इलाही। कई बार पूछा जाता है कि ये जो नया धर्म था किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। आंसर की बात करते हैं, अकबर आपका सही हो जाएगा। दीन ए इलाही नामक एक जो नया धर्म था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसके पहले जो अनुयायी थे वो बीरबल थे, और सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही जो धर्म था उसको प्रवर्तन उसका किया गया था। दैवी एकेश्वरवाद करके इसका प्रवर्तन किया गया था, और अबुल फजल जो है वो इसके प्रधान पुरोहित के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और यही आपसे पूछा गया था। अगला है आपका विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत इनमें से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली के लाल किला जो है उसके दीवाने आम में जो है इसे रखा गया था। तख्त ए ताउस करके जो आप देख रहे हैं, दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बना एक कोष था जिसमें विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो है वो रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में जो है वो स्थित है? इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, कि इसके स्थान को लेकर के। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर यहाँ पर आगरा जो है वो सही हो जाएगा। मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो आगरा में जो है आपका स्थित है। आगरा के किले में स्थित है। निर्माण इसका किसने करवाया था? तो निर्माण इसका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ये जरूर याद रखना है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। अब ध्यान देने वाला यहाँ पर क्या है कि दो प्रकार के यहाँ पर किलों को लेकर के बात हो रही है। एक तो आगरा के किले को लेकर के बात हो रही है, और दूसरा यहाँ पर दिल्ली के लाल किले को लेकर के बात हो रही है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों आपके लाल किले ही संबंध में आ रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया, वहां पर शाहजहां ने कराया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, कई बार आयोग का फेवरेट है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब?
आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर यहाँ पर औरंगजेब आपका जो है वो सही हो जाएगा। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था, अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बस मेन नाम ही पूछा जाता है कि मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। अगला है नाना फडणवीस का मूल नाम इनमें से क्या था? सिंधिया या होलकर या राव या भानु, चार ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। बालाजी, जनार्दन, भानु करके जो आप डी ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है शिवाजी के गुरु। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी में शिवाजी के गुरु, उनके पिता, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? नामदेव, रामदास या एकनाथ या तुकाराम? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर रामदास जो है वो सही होगा। शिवाजी का जन्म की अगर बात करें तो 1627 में हुआ था या 1630, दो समय लिखे हुए हैं स्लैश करके। इसमें पूना के निकट सिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो ये याद रखने वाला जो पॉइंट है, ये स्थान है जो सिवनेर दुर्ग आप देख रहे हैं, इसको अवश्य याद रखना है क्योंकि स्थिति ये वाली जो है वो पूछी जाती है। और इनके पिता का नाम पूछा जाता है साजी भोसले। माता का नाम जो है इनके जीजाबाई था। और शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था इनकी माता का ही पड़ा था। और इनके संरक्षक और शिक्षक कौन थे? तो उनका नाम था दादा कोंडदेव। इनका नाम भी याद रखना है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो समर्थ रामदास था इनके गुरु का नाम। और प्रश्न में यही आपसे पूछा गया था कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामदास था। आंसर ये सही हो जाएगा। परंतु मैंने क्या कहा कि इनकी जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, तो जितने भी हाईलाइट किए हैं उन चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1627, 74, 80 या 70? कौन सा सही होगा? तो आंसर 1674 आपका सही हो जाएगा। शिवाजी के राज्याभिषेक को लेकर के काशी के प्रसिद्ध विद्वान जो गागा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट हैं, इनके द्वारा जो है वो किया गया और 1674 में किया गया। और कहाँ किया गया? तो राजधानी रायगढ़ में जो है वो किया गया था। और ऊपर आपने देखा भी था, सन भी लिखा था, स्थान भी लिखा था। बाकी इनकी माता का निधन हो गया था 1674 में, जीजाबाई नाम बताया मैंने। और राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 1674 को संपन्न कराया गया था। और बाकी ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे लड़ाकू पेशवा जो है वो कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को या बाजीराव द्वितीय को या बालाजी बाजीराव या विश्वनाथ? आंसर आपका बाजीराव प्रथम पहला सही हो जाएगा। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो गई थी तो बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया था। और शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही ऐसे दूसरे मराठा सेनापति थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो नाम देख रहे हैं इसको अपनाया था। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और लड़ाकू पेशवा के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। 49 क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव या विश्वनाथ या माधव राव? नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध है उनका नाम है बालाजी बाजीराव। बी ऑप्शन सही होगा। और ये बाजीराव प्रथम के जो है वो पुत्र थे। शासन इनका चला था 1740 से 1761 के बीच में। 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए। 55 क्वेश्चन है टोटल। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न आपका 50 कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक जो नींव है वो रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर जो है वो इनमें से कौन जो है वो था? अल्मेडा था, अल्बुकर्क था या फ्रांसिस ड्रेक था या फिर वास्को डिगामा जो है वो आपका था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर अल्बुकर्क जो है वो सही होगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क था। समय भी याद रख सकते हैं 1509 से 1515। बाकी पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में और गोवा इसने जीता था, मलक्का पर नियंत्रण किया था, फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार भी किया था। पर जो इंपॉर्टेंट है वो इनके नाम ही है, नाम ही से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में राज्य में जो है वो मिलाया था? तो 1828, 1831 या 49 या 56? आंसर 1849 सही होगा। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किन सन में? तो आप कहेंगे 1849 में जो है वो मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वो किया था। और 1849 में पंजाब की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 3 सदस्यों की एक कमेटी को जो है वो दे दी गई थी। और इसमें जो कमेटी में लोग देखने को मिलेंगे, हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था दी गई थी। नाम चाहे तो याद रख सकते हैं कि किसको कौन सा दिया गया था बाहर। इनको प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध दिया गया था और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। तो इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। अगला क्वेश्चन आपका, प्रार्थना समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? तो ये तो आप सभी को पता ही है नाम। इन चारों ऑप्शन में से आत्माराम पांडुरंग जो है वो सही हो जाएगा।
1867 ईस्वी, यह समय भी याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना के संदर्भ में। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और साथ ही साथ महादेव गोविंद रनाडे, दोनों का नाम देखने को मिलता है। उद्देश्य क्या था? जाति पाति विरोध, पुरुष स्त्रियों का विवाह की आयु जो है उसमें वृद्धि की जाए, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर सही मिलान पूछा गया, एक तरफ धर्म सुधार आंदोलन, एक तरफ संस्थापक है और नीचे ऑप्शन दिए गए, मिलाना है आपको कौन सा किससे मैच होगा। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज और प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज अभी ऊपरी वाले ऑप्शन में हमने देखा भी कि आत्माराम पांडुरंग के नाम से जोड़ा जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सी वाले से मैच हो जाएगा। ये जब सी से मैच हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड फोर्थ का जो सी है वो आपको इस वाले ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी बाकी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर बी वाला जो है वो दिया गया है, पहले हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप साथ साथ में देते हुए जो है वो चले। तो फर्स्ट का बी वाला देखेंगे यहाँ पर, आर्य समाज जो है इसकी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने स्थापना की, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। बस एक देव समाज ही है जो यहाँ पर नया है, बाकी सभी तो आपने देखा होगा कॉमन है। तो यहाँ पर इस तरीके से नाम लिखे भी हुए हैं, एक बार देख लीजिए, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये याद रखने वाला है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। इंपॉर्टेंट चारों है परंतु ये नया है इसलिए मैंने याद करने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में द एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने जो है वो की थी? विलियम जोन्स, ए ओ ह्यूम या राजा रवि वर्मा या केशव चंद्र सेन? आंसर की बात करते हैं तो आंसर विलियम जोन्स का नाम देखने को मिलता है द एशियाटिक सोसाइटी के रूप में, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा हेस्टिंग्स के समय में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हमने आपके लिए भी रखा है आपसे पूछने के लिए। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 55 की शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जो है वो जोड़ती थी? लाहौर, मुल्तान, आगरा या पूर्व बंगाल? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर डी यानी कि पूर्व बंगाल जो है वो सही हो जाएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जो है वो आपका जोड़ती है। जिस प्रकार आपने यहाँ इतिहास के क्वेश्चन देखे, इसी प्रकार अगला जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको भी हम आगे आपको कराएंगे। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि जितने भी आपके कोर्स में टॉपिक है उन सभी को कराएंगे। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और कोशिश ये भी कीजिएगा कि 55 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा, या तो खुद को भी चेक करते रहें वो भी ज्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर के 55 में से आपके लगभग आपके 45 प्लस तो होने ही चाहिए सही। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई हुई थी? चौसा में या कलिंग में या कालिंजर में या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग आपको पता है शाम के 5 बजे की है, बाकी कोई नई लाइव टाइमिंग ऐड होगी तो आपको अवश्य सूचित करेंगे। आज वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।